तो कहानी की शुरुआत एक क्रिश्चियन नाम के आदमी से हुआ जो कि एक जियोलॉजिस्ट है। और जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ खाना पकाने की बजाय किचन का पाइप ठीक करने में लगी हुई थी। उसके इस घर में आए दिन कोई न कोई प्रॉब्लम आते ही रहते थे। इसीलिए क्रिश्चियन सभी को खुशखबरी यह दिया कि वो लोग अब अपने नए घर में जा रहे हैं, क्योंकि उसकी पोस्टिंग इस शहर से उठाकर दूसरे शहर में कर दिया गया था। सभी लोग यह खबर सुनकर खुश होते हैं और कुछ देर के बाद क्रिश्चियन अपने ऑफिस में आ जाता है। यहाँ से उसे कुछ अपना सामान पैक करना था और आज क्योंकि उसका आखिरी दिन था तो उसे अपनी कोवर्कर के साथ लंच भी करना था। सभी काम खत्म कर लेने के बाद वो यहाँ से जाने ही थे कि एकदम से उसने अचानक एक अलार्म सुना। जैसे ही जल्दी से उसने मॉनिटर्स पर जाकर चेक की तो पता चला कि जमीन का ग्राउंड वाटर अचानक से नीचे की तरफ चला गया है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई और भी किसी तरह की हरकत नहीं हुई। यहाँ पर बिना वजह के ग्राउंड वाटर को नीचे जाना सेंस तो नहीं बना रहा था, इसीलिए वो परेशान हो गया। तब उसके बॉस ने उससे कहने लगा कि परेशान होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। देखो, सभी पहाड़ अभी बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह के सेंसर रीडिंग नहीं हो रहे हैं, इसीलिए सब अंडर कंट्रोल में है। क्रिश्चियन उसकी बात मानकर चला तो जाता है, लेकिन यहाँ से घर के रास्ते में बस वो यही सोच कर परेशान हुए जा रहा था कि ग्राउंड वाटर इतना नीचे आखिर कैसे जा सकता है। ये लोग जब फेरी में चढ़ने के लिए इंतजार कर रहे थे, एकदम अचानक से क्रिश्चियन की नजर एक पहाड़ पर गई और अचानक उसे कुछ याद आया। वो यहाँ से वापस जियोलॉजिस्ट सेंटर की तरफ भागने लगा और फौरन से अपने पुराने कोवर्कर से बात की और उसे बताने लगा कि यह मैटर सेंसर्स में नहीं बल्कि उन तक जाने वाली केबल्स में होगा। क्रिश्चियन ने उन्हें समझाया, ग्राउंड वाटर अचानक से गायब नहीं हो सकता, वो हवा थोड़ी है जो उड़ जाएगा। ग्राउंड वाटर एक नए रास्ते बनाते हुए एक नई लेयर्स बनाएगा जिसके जरिए फ्रिक्शन पैदा होने लगेंगी। अगर उनका कॉन्टैक्ट टूट गया है और वो कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो इसका साफ मतलब है कि फ्रिक्शन ने केबल्स को तोड़ कर रख दिया है। ऐसा सुनते ही क्रिश्चियन और उसका कोवर्कर जब केबल चेक करने के लिए जाते हैं तो पता चला कि वो सच में टूट चुकी थी। दोनों वापस सेंटर में आए और क्रिश्चियन इस बात को लेकर अब बहुत गुस्से में आ चुका है, इसलिए क्योंकि ये लोग हालातों को देखकर सही तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहे। ऐसे सिचुएशन में ये सिर्फ येलो वार्निंग ही दे सकते थे, यानी ये सभी लोगों को हल्के फुल्के खतरे वाली वार्निंग ही दे सकते हैं। इससे शहर में घबराहट तो नहीं फैलेगी, मगर यहाँ क्रिश्चियन को लग रहा है कि खतरा बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ने वाला है। खैर, इस टाइम वो अपने परिवार के पास चला जाता है और यह देखकर घबरा जाता है कि बच्चे फेरी के पास नहीं थे। असल में बच्चे होटल में अपनी मॉम के पास आ चुके थे। क्रिश्चियन का बेटा उसे कहकर गया था कि कल मैं मॉम के साथ ही आ जाऊंगा, इसीलिए क्रिश्चियन अब अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने लग जाता है। दूसरी तरफ जियोलॉजिस्ट जॉस ने देखा कि यहाँ के सेंसर्स अब अजीब डेटा दिखाने लग चुके थे और पत्थरों के बीच कॉन्ट्रैक्शन हुए जा रहे थे। इस चीज को लेकर इस बारे में जॉस ने फौरन अपने बॉस को खबर दिया, क्योंकि वो भी हालात को देखकर घबरा चुका था और सेंसर्स को चेक करने के लिए अपने साथी के साथ खुद ही पहाड़ के अंदर जाने का फैसला किया। इधर परेशानी में आकर क्रिश्चियन ने भी दोबारा से जियोलॉजिस्ट सेंटर में कॉल किया, यह जानने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। जॉस ने उसे भी इन सारे हालातों के बारे में तुरंत खबर दी और वो भी घबरा गया। इतना सुनते ही वो फौरन से अंदर जाकर अपने कुछ पुराने फाइल्स निकालने लगा। उसे याद आ रहा था कि ऐसा कुछ काफी पहले भी हो चुका है और उसने इसके बारे में रिसर्च भी की हुई थी। इन रिकॉर्ड्स के जरिए उसे पता चला कि असल में पहाड़ फैल नहीं रहे थे बल्कि वो आपस में खींच रहे थे, एक दूसरे की करीब आते जा रहे थे और यही तो साइन था सुनामी आने का। सुनामी आने से पहले समुंदर के आसपास के पहाड़ और जमीन इसी तरह से खींचने लग जाती हैं। उसने बिना देरी किए दोबारा से सेंटर में कॉल लगाया। वो चाहता था कि बॉस को इन सभी डेटा के बारे में बताए, लेकिन बॉस तो इस टाइम पहाड़ के अंदर ही थे और जैसे ही बॉस और उसका साथी पहाड़ से बाहर निकलने का फैसला करने में सोच पाते, अचानक यहाँ पर काफी तेज झटका आता है। पहाड़ कांपने लग चुकी थी, जोर जोर से हिलने लग चुकी थी। इन दोनों को काफी बुरी चोटें भी आते हैं और बॉस के साथी का पैर तो इन्हीं पहाड़ों के मलबे में फंस जाता है। इस भयानक सी खतरनाक टाइम में दोनों का कॉन्टैक्ट जियोलॉजिस्ट सेंटर से टूट चुका था। उन्हें यह भी पता चला कि कई जगहों पर पानी का लेवल नीचे गिरना शुरू हो चुका था, यानी वो भी समझ गए कि सुनामी आने वाला है। यहाँ क्रिश्चियन ने अपने कोवर्कर को कॉल करके कहा कि जियोलॉजिस्ट सेंटर से फौरन अलार्म बजा दो, रेड
लाइट देते हुए सभी को शहर से बाहर निकाल दो। मार्गरेट ने सुनामी की अलार्म बजा दिए। सभी लोग अलार्म सुनकर शहर से अब काफी तेजी के साथ निकलने लग चुके थे। शहर के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। यहाँ से कुछ ही देर में जब ये लोग अपने कलीग्स को बचाने के लिए पहाड़ के पास जाते हैं तो झलझले के कुछ और भी तेज झटके लगते हैं। सभी पत्थर टूटकर उनमें से एक पत्थर बॉस के सर पर लग जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ क्रिश्चियन अपनी बेटी को लिए सड़क पर मौजूद था। पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका था और वो तेजी से लोगों को गाड़ियों से बाहर निकलकर ऊपर वाले जगहों पर भागने को कहने लगा। इसी दौरान वो देखता है कि उसकी नेबर 2 कार्स के बीच फंस चुकी थी। वो अपनी बेटी से कहता है कि नेबर के साथ आगे जाओ, मैं उसे बचाकर जल्द ही आता हूँ। दूसरी तरफ हमें होटल का सीन दिखाया गया जहाँ पर क्रिश्चियन की वाइफ ईडन काम किया करती थी। वो दरवाजा नॉक कर करके सभी गेस्ट को अलर्ट कर देती है और उसी दौरान वो नोटिस करती है कि उसका खुद का बेटा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ क्रिश्चियन ने भी अपनी नेबर को बचाने में कामयाब हो चुका था। वो उसे सहारा देते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाने की कोशिश में लगा हुआ ही था, पर उसने देखा कि अब पूरा सुनामी उनके बहुत ही करीब आ चुकी थी। इस टाइम में वो ज्यादा खींच नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने नेबर को लेकर एक कार के अंदर बैठ जाता है और उसी टाइम सुनामी का पानी उनकी कार को भी हिट कर देता है और ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। होटल में अब ईडन को उसका बेटा तो मिल चुका था। जैसे ही वो उसे और गेस्ट को लेकर बाहर जाती है कि वो देख पाती है कि इमरजेंसी बस उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। सुनामी भी बिल्कुल उनकी आंखों के सामने आ चुका था। वो लोग जल्दी से होटल के अंदर की तरफ भागते हैं और होटल के इमरजेंसी बंकर के अंदर चले जाते हैं, पर उनका वो गेस्ट अंदर आ नहीं पाती और इतने में ही पानी होटल के सभी शीशे को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। ईडन काफी मकसद करते हुए इस बंकर को बंद कर दिया, जबकि बाहर वो गेस्ट पानी में ही फंस चुकी थी। ईडन ने अपने बेटे के साथ में लेकर इस बंकर के सारे खिड़कियां दरवाजे अच्छी तरह से सील कर दिए और ऐसा करते ही एकदम से लाइट चली गई। सीन कट होकर इधर क्रिश्चियन को दिखाया गया जो कि बेहोश हो चुका था। जैसे ही उसे होश आया तो उसने अपने साथ में बैठी हुई नेबर को देखा जो खून से लथपथ थी और मर चुकी थी। यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड भी हुआ और उदास भी हो गया था। किसी तरह घसीटते हुए अपने आप को इस गाड़ी से निकालकर वो धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर चढ़कर सारे बचे हुए सर्वाइवर्स को देखने लग गया और उनमें अपनी बेटी को ढूंढने लग जाता है। जैसे ही उसे जूलिया मिली तो उसने जाकर फौरन से अपनी बेटी जूलिया को गले लगा लिया और अपने नेबर को खामोश नजरों से देखा, ऐसे जैसे वो यह बताना चाह रहा हो कि मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा सका, इसीलिए मुझे प्लीज माफ कर दो। यहाँ पर जियोलॉजिस्ट सेंटर में जॉस को उस आदमी की कॉल आई जो बॉस के साथ पहाड़ों में फंसा हुआ था। वो जॉस को बताता है कि उनकी अपने बॉस की मौत हो चुकी है। ऐसी खबर सुनकर सभी लोग सदमे में चले जाते हैं। इधर क्रिश्चियन को अब अपनी वाइफ और अपने बेटे के लिए फिक्र होने लगी थी। टूरिस्ट बस अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची थी, इसीलिए उसने खुद ही होटल जाकर चेक करने का फैसला किया और अपनी बेटी को अपने नेबर के हवाले कर दिया। इधर होटल के बेसमेंट का सीन दिखाया गया। बेसमेंट में पानी अंदर आने की वजह से ईडन और उसका बेटा दरवाजे को दबाए हुए थे। ईडन ने अपने बेटे को कहा कि तुम यहाँ पर ध्यान रखो, मैं जरा वेंट के जरिए यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ कर आती हूँ। जैसे ही वो दरवाजे से हटी तो पानी और भी तेजी से अंदर भरने लग जाता है और उसका बेटा मॉम पर गुस्सा हो जाता है कि मैं यह सब नहीं कर रहा। ईडन को भी काफी गुस्सा आता है कि इस मुश्किल वक्त में पता नहीं उसका बेटा क्या करना चाह रहा था। इस टाइम यहाँ पर एक और भी आदमी था। रास्ता न मिलने पर वो भी काफी पैनिक हो जाता है और ईडन से कहने लगा कि अगर बाहर निकलने का रास्ता ना मिला और ऐसे ही हम मदद आने का इंतजार करते रहे तो जरूर यहाँ पर हम मारे जाएंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि क्रिश्चियन भी तबाही वाले इस पानी के बहाव के साथ ही होटल की तरफ बढ़ता है। वो जब थोड़ी दूरी पर जैसे ही पहुंचा तो उसे टूरिस्ट बस भी नजर आ गई। उसने जल्दी से बस के अंदर देखा तो वहाँ पर उसे एक कलीग की लाश मिली थी। यह देखकर उसे दुख हुआ, लेकिन दुख का एहसास फौरन से खुशी में बदल गया क्योंकि उसे यह भी एहसास हो गया था कि ईडन और उसका बेटा इस बस के अंदर नहीं है और उनके जिंदा होने के चांसेस बढ़ गई हैं। दोबारा वो होटल की तरफ बढ़ जाता है और होटल के अंदर दिखाया गया कि अब उस कमरे में बहुत ही तेजी के साथ पानी भर रहा था। उनकी पूरी बॉडी पानी के अंदर डूब चुकी थी और सांस लेने के लिए भी बहुत ही कम जगह बची थी। इस टाइम पर वो दूसरा इंसान भी बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा था ऊपर तक रहने के लिए और सांस लेने के लिए। जब उसे किसी भी तरह का सहारा नहीं दिखता तो वो ईडन के बेटे को नीचे धकेल देता है और उसके सहारे ऊपर रहने और सांस लेने में लग जाता है।
ईडन जब अपने बेटे को मुश्किल हालात में देखा तो वो दूसरे वाले आदमी को पानी के अंदर खींचकर उसे डुबाते हुए मार दिया और इस तरह से अपने बेटे की जान बचा लिया। इधर दिखाया गया कि क्रिश्चियन भी होटल पहुंच चुका था। पूरा होटल छानने के बाद भी उसे अपनी वाइफ और अपना बेटा कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। बेसमेंट में उसने इसलिए नहीं चेक की थी क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पानी भर चुका था। उसे नहीं लगा कि यहाँ पर कोई होगा। इस दौरान जब वो होटल से बाहर जाने वाला था तो उसे यहाँ पर अपने बेटे का बैग दिख जाता है। क्रिश्चियन को लगा कि अब वो दोनों मर गए होंगे। यह सोचकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने खिड़की पर जोर जोर से पैर मारना शुरू कर दिया। उसकी शोर की आवाज को ईडन और उसके बेटे ने सुन लिया। ये लोग समझ गए थे कि ऊपर कोई तो जरूर है। ईडन को यकीन था कि यह क्रिश्चियन ही हो सकता है जो उन्हें बचाने के लिए आया होगा। उसका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो नीचे जाकर एक रिंच ले आती है। उसे जोर जोर से वेंट के पाइप पर मारने लग गई। क्रिश्चियन ने भी इन आवाजों को नोट्स कर लिया और यह समझने के लिए कि यह आवाजें कहां से आ रही हैं, उसने दोबारा खिड़की पर मारा। वो असल में दूसरे लोगों को सिग्नल देना चाह रहा था कि वो यहाँ पर आ चुका है। ईडन और उसका बेटा भी खुश हो चुके थे, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पल की थी। अब वेंट्स में भी पानी आना स्टार्ट हो चुका था। क्रिश्चियन उन लोगों को बचाने के लिए बेसमेंट के अंदर पानी से होता हुआ चला गया, जबकि यहाँ पर ईडन अपने बेटे से कहा, तुम परेशान मत होना, मैं बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती हूँ। यह कहकर वो पानी के अंदर चली गई और बेसमेंट का दरवाजा खोलने लग गई। वो यह नहीं जानती थी कि क्रिश्चियन भी इसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार दोनों की एफर्ट्स मिलकर फाइनली यह दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे के खुलते ही ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिलहाल क्रिश्चियन ईडन से कहने लगा कि तुम सीढ़ियों की तरफ से तैरते हुए ऊपर जाओ, मैं अपने बेटे को बचा कर लाता हूँ। क्रिश्चियन का बेटा भी अपने डैड को देखकर इस तरह से खुश हुआ था जैसे उसे सब कुछ मिल गया था। क्रिश्चियन अपने बेटे से कहा, चलो आओ बाहर निकल चलते हैं, मगर वो तो अब बहुत ही ज्यादा डरा हुआ कांप रहा था। वो इस पानी के अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन क्रिश्चियन उसे समझाता है कि अगर वो यहीं पर रहे तो फिर मारे जाएंगे, इसीलिए उन्हें यह कदम उठाना ही पड़ेगा और खतरा मोल लेते हुए पानी के अंदर तैरना पड़ेगा। काफी देर तक ये दोनों तैरते रहे, लेकिन फिर ईडन के बेटे की सांसें रुकने लग गईं और उसे बचाने के लिए क्रिस्टन ने उसे अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश की, जिसके बाद एनर्जी मिलने पर ये लोग दोबारा तैरने लग गए। जैसे ही ईडन ने अपने बेटे को देखा तो फौरन ही उसने उसे ऊपर की तरफ खींच लिया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि क्रिश्चियन तो कहीं पर भी नहीं है। असल में क्रिश्चियन ने अपने बेटे को ऑक्सीजन देने के बाद खुद उसकी सांसें रुकने लग गई थीं। ईडन अब क्रिश्चियन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है और पानी के अंदर जाकर खींचते हुए क्रिश्चियन को बाहर निकाल लाती है, लेकिन अब क्रिश्चियन बेहोश पड़ा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि कहीं वो मर तो नहीं गया, इसीलिए वो जोर जोर से उसकी चेस्ट दबाते हैं ताकि मुंह से पानी बाहर निकल आए। इतना ही नहीं, उसे सीपीआर भी देते हैं, यानी मुंह के जरिए सांस देने लग गए और उसके दिल को झटके भी देते हैं। कई बार भी इस तरह कोशिश करने के बाद क्रिश्चियन की आंखें नहीं खुलती तो ये लोग अपना हिम्मत हार जाते हैं। क्रिश्चियन का बेटा यह नहीं देख सकता था कि उसकी डैड की जान उसकी वजह से जाए। वो इस गुस्से में जोर से चिल्लाता है और एक बार फिर से जोर जोर से अपने डैड की चेस्ट दबाने लग जाता है। दोबारा मुंह से सांस देता है, यानी दोबारा सीपीआर देता है। इस बार आखिरकार क्रिश्चियन की आंखें खुल जाती हैं। यहाँ पर इस टाइम इन लोगों के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट बन गया था। तीनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जिसके बाद ये लोग यहाँ से ऊपर पहाड़ी की तरफ चले गए जहाँ पर सभी सर्वाइवर्स रह रहे थे। जूलिया पहाड़ी में बैठी इन लोगों का इंतजार कर रही थी और बहुत ही ज्यादा परेशान भी थी। अब जब उसने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी तो और भी ज्यादा उदास हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली नहीं आएगी और बस उसे ही रेस्क्यू किया जाएगा। वो अभी हेलीकॉप्टर में जाने को तैयार भी नहीं थी। बेचैनी उसकी बढ़ती चली जा रही थी कि तभी उसने दूर से आते हुए अपने मॉम डैड और अपने बड़े भाई को देख लिया। यह देखते ही उसके जान में जान आ गई थी। वो भागते हुए अपने डैड की तरफ गई और उसकी फैमिली उसे अपने गोद में उठा लिया। ये पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि इतनी बड़ी आफत के बावजूद भी वो एक दूसरे से दोबारा मिल पा रहे थे। यह ऐसा ही था कि जैसे उन्हें एक नई जिंदगी मिली हो। इन लोगों को भी अब रेस्क्यू कर लिया जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।